हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीडीपी की प्रैक्टिस साइड वन करने वाले हैं। ठीक है, सीडीपी का हम लोग साइड वन जो है आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें चलिए अब शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी मैं और भी सारे प्रैक्टिस सेशन लेकर आने वाला हूँ, मैथ्स के भी, इंग्लिश हिंदी के भी। ठीक है, तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दी व्हाट इज़ द इन्फेंसी पीरियड इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में इन्फेंसी पीरियड जो होता है वो किसको माना जाता है, मतलब मनोविज्ञान में शैशव काल की अवधि क्या है। तो वैसे अगर मैं आप सीधा आपको आंसर बताऊं तो आंसर इसका होगा बर्थ थ्रू 10 ईयर, या कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा 0 to 2 ईयर्स भी। ठीक है, तो इस बात से भी आप लोग इसको लेके घबराएंगे नहीं कि जैसे कहीं 0 से 2 ईयर्स अगर लिख कर आएगा तब आपको यही लगाना है। अगर 0 से 2 ईयर्स नहीं लिख कर आ रहा है, 3 ईयर्स लिख कर आ रहा है, तो आपको ये वाला टिक कर देना है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको अगर डिटेल में बताना चाहूँ कि जैसे बच्चा जब संसार में आता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान में विकसित हुए बालक को मनोवैज्ञानिकों ने 3 स्टेजेस में बांटा है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। और शैशवावस्था जो है इसमें, तो जिसमें बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, मतलब इसी में ही बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यही आपका पीरियड कौन सा कहलाता है, 0 से 2 ईयर्स, या फिर आप कह सकते हैं बर्थ से लेकर 3 ईयर्स तक का। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहाँ पर है विच अरेंजमेंट इज एम्फसाइज्ड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा किस व्यवस्था पर बल देती है। तो समा देखिए यहाँ पर हम मैंने जब आप लोगों को ये सीडीपी कराई थी उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, बाकी आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंक्लूसिव एजुकेशन वो होती है जिसमें समावेशी शिक्षा की बात करी जाती है। समावेशी शिक्षा मतलब जिसमें सब सब लोगों सब बच्चों को एक साथ, मतलब बिना, मतलब ऐसा नहीं होगा उसमें कि कोई बच्चा अगर जो डिफरेंट उसका है, जैसे किसी डिफरेंट कल्चर से आ रहा है, या फिर जो है वो उसका क्या बोलते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं आप उसको, कि अगर वो वीक है। ठीक है, तो इस तरीके की जो उनके डिफरेंशिएशंस हैं बच्चे के अंदर, तो उन चीज़ों को देखकर हम लोग उनको अलग अलग नहीं बैठा लेंगे। ठीक है, तो हम बच्चों को जो है एक साथ शिक्षा देंगे। तो इसमें जो आएगा आपका सिस्टम और समय विशेष शिक्षा किस व्यवस्था पर बल देती है, तो सिस्टम और चाइल्ड, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए वाला, सिस्टम और चाइल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है इनमें से किस समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है। इसमें देखना हमें समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन, क्या जेनेटिक ट्रांसमिशन की बात की जा रही है इसमें, या एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स इसकी बात की जा रही है, या फिर लर्निंग कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर, क्या हमें अपने रीति रिवाज और मानदंडों को सीखना है, क्या सोशलाइजेशन ये है, या डिस्कशन ऑन लाइफ स्किल या कौशल जीवन पर परिचर्चा। ठीक है, तो आप एक बार फिर से ऑप्शन पढ़ लीजिए कि इसमें समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या चीज़ सम्मिलित नहीं होगी। आनुवांशिक संचरण, या मूल्य व विश्वासों का अर्जन, या फिर संस्कृति की रीतियाँ, या मानदंडों को सीखना, या फिर कौशल जीवन पर परिचर्चा। अब आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें मन नहीं बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जेनेटिक ट्रांसमिशन से सोशलाइजेशन का कोई भी नाता रिश्ता नहीं है, क्योंकि जेनेटिक ट्रांजिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो है जिस तरीके के आप दिखेंगे उस पर डिपेंड करता है। ठीक, ना कि आपके सोशलाइजेशन पर। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद द विच साइकोलॉजिस्ट। तो कौन साइकोलॉजिस्ट हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। संज्ञानात्मक विकास किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखें तो मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत जो है वाइगॉत्स्की से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मनोवैज्ञानिक जो है सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है
उस किस मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे वाइगोत्स्की से। तो संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो क्या है, एक तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और इसमें जो एक यही आपके जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द मीन बाय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्या बाल केंद्रित शिक्षा का क्या तात्पर्य है, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या तात्पर्य है। तो बाल केंद्रित शिक्षा, तो इसमें स्कूल एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट या वर्ल्ड एनवायरनमेंट या फिर कल्चर एनवायरनमेंट, तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा आपके अकॉर्डिंग बताइए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, देखिए स्कूल एनवायरनमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड, अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो वो स्कूल के अंदर ही तो होगी, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहाँ पर, स्कूल की बात होगी, सोशल तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, ना ही वर्ल्ड की ना कल्चर की। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका विच क्वालिटी शुड एन इफेक्टिव टीचर नॉट पजेस, कि इफेक्टिव टीचर के अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं होती है, मतलब प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका में क्या गुण नहीं होना चाहिए। तो एक प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका जो होगा उसके अंदर कौन से गुण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका देखते हैं हम लोग आंसर। तो बच्चों के संपर्क में रहे, क्या बच्चों के संपर्क में रहेगा तभी वो अच्छा टीचर माना जाएगा, ठीक है। क्या बच्चों के संपर्क में रहेगा तभी वो एक अच्छा टीचर माना जाएगा क्या, या सामूहिक गतिविधि अधिगम पर बल देगा बस, ठीक है, या एम्फेसाइज ऑन ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज, या सरल स्वभाव होगा उसका, या फिर पुस्तक से उत्तर लिखने पर बल देगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है डी वाला, इसमें क्या लिखा था, गुण नहीं होना चाहिए, ऐसा गुण उस टीचर में नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, एम्फेसाइज ऑन राइटिंग आंसर, मतलब वो ऐसा ना करे कि सिर्फ बुक से लेकर आंसर लिखवाना शुरू कर दे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब ये वाला देखिए ऑप्शन मैंने अभी मेरे चैनल पर जो टैग वर्ड वाली वीडियो करवाई, वो क्लास करवाई है, टैग वर्ड्स वाली क्लास मैंने जो करवाई है मेरे चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं, उसी से आपके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो उसको ज़रूर एक बार एग्ज़ाम से पहले उस वाली क्लास को ज़रूर देख कर जाएँ, जिससे कि आपको काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, क्या लियो वाइगोत्स्की ने दी थी, तो नहीं दी थी। तो जीन पियाजे ने नहीं दी थी, पोलर ने नहीं दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। हाँ, तो किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी प्रोपाउंड करी थी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा हार्वर्ड गार्डनर के बारे में जान लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए अब हार्वर्ड गार्डनर के बारे में थोड़ा देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन कौन सी थ्योरीज को दिया था। तो कितने तरीके की इंटेलिजेंस की बात बात की है इन्होंने, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात की है, तो उसमें 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात की है इन्होंने, ठीक है। कितने टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात की है, तो 8 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की है, जिसमें आता है लिंग्विस्टिक, ठीक है, इंटेलिजेंस, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। तो इतने तरीके की इंटेलिजेंस की हार्वर्ड गार्डनर ने बात की है। अगर एग्जाम में आता है इनमें से कोई भी ऑप्शन और उनमें से 4 अलग ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप इनमें से जो ऑप्शन में होगा वो आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, याद रखेंगे, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया LLS और एम बिन करके, LLS एम बिन। तो आप याद रख सकते हैं, एल से लिंग्विस्टिक, एक ऐसे लॉजिकल मैथमेटिकल, एस से स्पेशल, एम से म्यूजिकल, बी से बॉडली काइनेस्थेटिक, आई से इंटरपर्सनल, और एक और आई से इंट्रापर्सनल, एन से नेचुरलिस्टिक, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आता है यहाँ पर NCF 2005 जो है, NCF 2005 किसको एम्फोसाइज करता है, विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, किस प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग को एम्फोसाइज करता है, मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के किस सिद्धांत पर बल देती है।
तो हम यहाँ पर क्या देखना है, कौन से अधिगम के सिद्धांत पर बल देती है एनसीएफ 2005। तो आप देखें, एक्टिव सिंपल लर्निंग या एक्टिव कॉम्प्लेक्स लर्निंग या एक्टिव सोशल लर्निंग या फिर एक्टिव फैमिली लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए फैमिली लर्निंग का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो एनसीएफ ने जो दिया था सिद्धांत, तो इसमें उसने इसकी बात नहीं की है, किसकी, फैमिली लर्निंग की। यहाँ पर सोशल लर्निंग की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, सोशल लर्निंग की बात कही गई है, ना कि सिंपल ना ही कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, विच डज नॉट अफेक्ट लर्निंग, इसमें से क्या चीज़ जो है लर्निंग को अफेक्ट नहीं करती है, मतलब अधिगम को क्या प्रभावित नहीं करता है। तो मैच्योरिटी प्रभावित करती है, तो हाँ करती है। मोटिवेशन प्रभावित करता है। टेक्निक्स प्रभावित करती हैं, हाँ करती हैं। बिहेवियर प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। बिहेवियर अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिन लोगों ने पहले से सब पढ़ रखा है वो अपनी प्रैक्टिस करते रहें, जिन्हें नहीं है पता है वो यहाँ से सीखते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन, मोटिवेशन में कौन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है या अभी प्रेरणा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। क्या फैमिली की होती है, मोटिवेशन में फैमिली की होती है सबसे बड़ी भूमिका, तो हम कहेंगे नहीं। क्या सोसाइटी की होती है, नहीं होती है। तो टीचर की होती है, ना कि फ्रेंड्स की होती है। तो टीचर ही मोटिवेट करता है बच्चों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोटिव्स प्रेजेंट इन अ पर्सन सिंस बर्थ आर कॉल्ड, जो बच्चे के अंदर बचपन से जो मोटिव्स होते हैं, ऐसे प्रेरक जो जन्म से बच्चे में उपस्थित हों, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात या इन्नेट मोटिव्स, ठीक है। क्या लिखा होगा, इन्नेट मोटिव्स। तो जन्मजात प्रेरक जो होते हैं बच्चे के अंदर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं। जन्म के साथ बच्चे में जो प्रेरक होते हैं वही होते हैं हमारे जन्मजात प्रेरक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिस्कस द स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग, और जो जिन बच्चों को आता है तो वो अपने यहाँ पर प्रैक्टिस चेक करते रहे और लास्ट में देखें कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन उनसे गलत हुए हैं और उनकी कितनी तैयारी हो रखी है। चलिए देखते हैं 12th वाले क्वेश्चन पर। तो 12th क्वेश्चन में क्या लिखा है, हु डिस्कस द स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग, कौन डिस्कस करता है स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग को किसने डिस्कस किया है, ठीक है। नैतिक तर्क के सोपानों की परिचर्चा किस मनोवैज्ञानिक ने की है। तो किसने की है मोरल रीजनिंग की, तो अगर हम मोरल रीजनिंग की बात करें तो किसने की है, तो करी है आपके कोलबर्ग भाई साहब ने, ठीक है। किसने की है, तो कोलबर्ग ने किया है, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे थोड़ा सा कोलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। देखिए कोलबर्ग जो है ना, उन्होंने ही ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। किसने दी थी, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। आप कोलबर्ग जो है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोलबर्ग जो है, इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग, और इन्होंने, इनका टॉपिक क्या रहा है ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी। और क्या बेसिस है, मोरल रीजनिंग इनकी थ्योरी का बेसिस था, ठीक है। तो कोलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास व्यक्ति के सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, ना कि केवल उसके व्यवहार पर। अब देखिए जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ होगी बताने वाली, ठीक है, वो मैं हर वो चीज़ डिफाइन जरूर करूँगा आप लोगों को। और ऐसा देखेंगे आप, जितने भी आप कहीं भी चैनल, किसी भी चैनल पर जाकर प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा आंसर बताया जाता है, ना कि वो लोग आपको कोई भी इसमें डिटेल बताते हैं किसी भी आंसर की। तो देखिए हम लोग यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। और जिन लोगों को पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना, तो वो लोग जो है लाइक करते चलें, और साथ ही साथ इस वीडियोस को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और अपने यूट्यूब वगैरह के स्टेटस पर भी लगा सकते हैं आप लोग। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। तो मैं ऐसे ही जो है 10 प्रैक्टिस सेट और करवाऊँगा आपको मेरे चैनल पर, और हर सब्जेक्ट कराऊँगा, मैथ्स के भी करवाऊँगा, इंग्लिश हिंदी के भी करवाऊँगा। तो आप लोग जो है इसको, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए हिंस डायलेमा की एक बात आती है, जिसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक इसका टॉपिक है, जिसमें कोलबर्ग ने एक ऐसे एक जो बोलते हैं हम लोग कि इन्होंने बच्चों के मोरल डेवलपमेंट को देखने के लिए एक स्टोरी बच्चों को सुनाई थी।
तो उसमें एक स्टोरी थी कि जिसमें हेंस हेंस था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, उसे बचाने के लिए दवा चाहिए थी, ठीक है। उसको बचाने के लिए, उसकी पत्नी को बचाने के लिए दवा चाहिए थी। तो दवा बनाने वाले व्यक्ति जो था वो बहुत महंगे दाम पर दवा बेचता था। तो हेंस के पास वो जो इतने पैसे नहीं थे, उसने दवा वाले से कम पैसे में दवा देने की विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया। तो अब हिंस के सामने एक क्वेश्चन था कि क्या हिंस को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुरा लेनी चाहिए। तो फिर वो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर कि वो हिंस जो है वो बच्चों को सॉरी बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंस को क्या दवा चुरा लेनी चाहिए थी, है ना, या उसे मारना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछो तो बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं उसमें। तो इसी तरीके से बच्चों के मोरल डेवलपमेंट को यहाँ पर देखा जाता है कि किस तरीके से बच्चे आंसर देते हैं कि उन अलग अलग स्टेज के बच्चे अलग अलग तरीके के आंसर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि अब आते हैं यहाँ पर हम लोग थ्री स्टेजेस जो उन्होंने थ्री लेवल जो उन्होंने बनाए हैं उसमें सिक्स स्टेजेस हैं, ठीक है। तो पहला लेवल जो है प्री कन्वेंशनल मोलैरिटी। तो क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, आप लोग जो है इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो लेवल वन जो है जिसमें इन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज जो बताई है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 4 से लेकर 10 साल तक के बच्चे की बात यहाँ पर करी गई है, जिसमें दंड एवं आज्ञा पालन, स्टेज वन जो है वो दंड और आज्ञा पालन अवस्था। तो इसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि लेवल वन में ये कौन सी स्टेज है, या फिर ये जो है कौन से लेवल में दे रखा है। डायरेक्ट आपको स्टेज को ही दे देंगे, कहेंगे कि कौन से लेवल की है, या कोई लेवल दे देंगे तो उसमें स्टेज पूछ लेंगे। तो कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको सब चीज़ के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो इसलिए जो है अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि लेवल वन के अंदर, तो स्टेज वन में क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था, जिसमें गलत काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सजा मिले। बच्चा जो है गलत काम क्यों नहीं करेगा इस स्टेज में, क्योंकि उसे पता है कि इसमें अगर मैं कुछ करूँगा तो ऐसे मुझे सज़ा मिलेगी। और सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े लोग ऐसा कहते हैं उसको करने की, बेटा सही काम ही करना चाहिए, है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में बच्चा अगर कहे कि मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। छोटे बच्चे को आपने सुना होगा कि बच्चा से अगर तुम कहोगे भी बेटा अरे वो चुरा ला, तो वो क्या करेगा उस समय, वो कहेगा नहीं चोरी नहीं करना चाहिए, पुलिस पकड़ लेती है। तो इस तरीके से बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें हाँ भर जाती हैं, बैठ जाती हैं, ठीक है, इस स्टेज में। अब हम लोग देखते हैं हमारा इसी के आगे चलते हैं, बाकी और स्टेजेस देखते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट स्टेज आती है टू स्टेज, जिसमें है कि इंस्ट्रूमेंटल या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन की बात करें, मतलब व्यक्तिगत लाभ या पुरस्कार अवस्था है। व्यक्तिगत लाभ या पुरस्कार अवस्था भी कह सकते हैं आप इसे। मतलब बच्चा कहेगा कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। बच्चा इसमें कहेगा ऐसा अगर मैं आपके लिए करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। तो ये जो होगी, इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो स्टेज है वो 10 से लेकर 13 साल तक की है। 10 से लेकर 10 to 13, ठीक है, 10 से 13 साल तक की एज की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ पर कहीं भी जहाँ आप लोग अपने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे। तो ये 10 से लेके 13 साल तक के एज की बात की गई है यहाँ पर। अब बच्चा यहाँ पर अपने स्वार्थ और लाभ के आधार पर निर्णय करेगा। बच्चा जो है यहाँ पर अपने स्वार्थ के आधार पर निर्णय करेगा। सॉरी, अच्छा ये तो स्टेज टू की बात कही ना, हाँ यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। तो ये वाली जो है 10 से लेकर 13 साल है वो कन्वेंशनल मोलैरिटी है वो। तो हम लोग यहाँ पर देखें स्टेज टू जो है वो अभी तो उसी के अंदर आज चल रही है, जो है स्टेज वन और टू जो स्टेज है वो इसी के अंदर है। 4 से लेकर 10 साल तक की जो स्टेज है वो उसी के अंदर है। तो इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, बच्चा एक या दूसरी स्टेज में कहेगा कि मतलब मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा इसमें काम को करने में, ठीक। तो और ये कहेगा कि मैं तुम्हारी मदद जब भी करूँगा जब तुम या तो मेरी मदद करोगे, मतलब वो ये कहेगा कि जैसे को तैसा वाली यहाँ पर कंडीशन होगी। अब बात करते हैं हम लोग लेवल टू की। तो लेवल टू में क्या रहता है कि 10 से 13 साल तक के बच्चे की एज होगी इसमें कन्वेंशनल मोलैरिटी के अंदर। फिर इसमें क्या होगा, गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन होगा, मतलब अच्छा लड़की या अच्छी लड़की अवस्था होगी। मतलब यहाँ पर बच्चा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अच्छा व्यवहार करेगा, दूसरे की स्वीकृति को पाने के लिए अच्छा व्यवहार करेगा, जैसे कि लोग, और ये भी रहेगा उसके अंदर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। तो स्टेज थर्ड जो होगी उसमें ये सोचेगा बच्चा कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, जैसे मैं अच्छा बनना चाहता हूँ ताकि सब मेरी प्रशंसा करें, सब लोग उसकी बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, ऐसा उसका
उसके दिमाग में चलता होगा। अब चलते हैं हम लोग स्टेज 4 पर। स्टेज 4 क्या कहती है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जैसे कानून और व्यवस्था अवस्था। तो इसमें जो है नियम और कानून का पालन सर्वोपरि माना जाएगा। तो समाज की अवस्था व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाएगा। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो होगा वो इस तरीके नियम कानून का पालन करेगा और समाज की व्यवस्था बनाए रखना, उसके मतलब वो सोचेगा कि ऐसा समाज की व्यवस्था बनाए रखने को महत्वपूर्ण समझेगा। जैसे वो कहेगा कि चोरी गलत है क्योंकि ये कानून के विरुद्ध है। अब जैसे इस एज में जो 14 से लेकर 13 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर इस तरीके की भावनाएं होती हैं, ठीक है, तो वो लॉ ऑर्डर को मानते हैं उस समय। अब चलते हैं हम लोग आगे थर्ड लेवल पर। लेवल थर्ड जो है वो 13 से प्लस वाली एज है, मतलब 13 से प्लस वाली एज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो स्टेज 5 जो है वो क्या कहती है? सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, मतलब सामाजिक अनुबंध व्यवस्था अवस्था, मतलब कानून लोगों के हित के लिए बनाए हैं। अब बच्चे के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ उसकी बुद्धि में कि अब वो सोचेगा दिमाग से भी ना कि दिल से सोचेगा। अब वो कहेगा यहाँ पर कानून लोगों के हित के लिए बने हैं और आवश्यकता पड़ने पर कानून बदले जा सकते। तो ऐसी हिंस डायलेमा में बच्चे को जो बड़े बच्चों से पूछा गया तो उसमें उन लोगों ने यही बताया कि बड़े बच्चे की बता रहे हैं कि नहीं वो ऐसा कर भी सकता था, अगर उसकी बीवी मर रही है तो वो उसको मारकर भी दवाई ले सकता था या फिर पुलिस के पास जा सकता था या कुछ भी हेल्प लेने के लिए कुछ कर सकता था। यदि किसी की जान बचानी हो तो जैसे इसमें एग्जाम्पल भी ये दे रखा है, किसी की जान बचानी हो तो कुछ परिस्थितियों के नियम बदले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेज क्या कहती है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवस्था। व्यक्ति अपने अंतरात्मा और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। व्यक्ति जो है व्यक्ति अपने अंतरात्मा और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल, मानव जीवन बचाना किसी भी कानून के अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब अब यहाँ पर वो समझ चुका है कि मानव जीवन जो है बचाना किसी भी कानून से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर उसे इस वाले स्टेज के बच्चों को लगता है कि अब जो है जरूरी नहीं कानून का पालन, किसी जान बचाना ही है तो हम लोग कानून के दायरे से बाहर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसके अब जो है ना कोलबर्ग की जो थ्योरी जो है इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म किस तरह है कि जेंडर बायस है, एक तो ये क्या है? जेंडर बायस है, ठीक। यहाँ पर जेंडर बायसनेस है, कल्चरल बायसनेस है, ठीक है। और यहाँ पर जो जेंडर बायसनेस जो है इसमें एक आ गया सिद्धांत मुख्यतः लड़कों पर आधारित था। यहाँ पर ये सिद्धांत जो थे लड़कों पर आधारित थे, महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। अब कल्चरल बायसनेस की बात कर लें तो विभिन्न संस्कृतियों के प्रभावों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया इसमें, और फैमिली इन्फ्लुएंस भी इग्नोर था यहाँ पर, और मोरल बिहेवियर के बराबर नहीं, मतलब व्यक्ति सही सोच सकता है लेकिन सही व्यवहार करे ये आवश्यक नहीं है। तो ये सारे इनके क्रिटिसिज्म के पॉइंट थे, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चारों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिसेस, कि इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का क्या एग्जाम्पल है? प्रभावशील विद्यालय की प्रथा का उदाहरण क्या है? प्रभावशील विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है क्या है? तो देखिए प्रभावशील विद्यालय की प्रथा क्या होनी चाहिए? तो फिजिकल पनिशमेंट, तो पनिशमेंट तो देखिए मैंने आप लोगों को उन टैग वर्ड्स वाली क्लास में बता रखा है कि ये जो होते हैं ये कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। आप वहाँ जाके पूरी वीडियो देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो फिजिकल पनिशमेंट जो है एक अपने आप में निगेटिव टर्म है तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। फैमिली एंड सोशल पार्टिसिपेशन, परिवार और समाज, क्या परिवार और समाज विद्यालय की प्रथा है क्या? तो ये भी नहीं हो सकती। तो ये भी मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो कॉम्पिटेटिव क्लासरूम तो मैंने उस दिन आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है, उस क्लास को, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उस वाली क्लास से। तो देखिए ये भी मैंने उसमें लिखवाया निगेटिव, जो टैग वर्ड्स हैं उनमें मैंने ये भी पॉइंट्स भी लिखवाया है कि कॉम्पिटेटिव क्लास मतलब कंपटीशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जब कौन सा ऑप्शन बचा यहाँ पर, तो इंडिविजुअल लर्निंग बचता है, तो यही हमारा सही आंसर कहलाएगा। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मतलब व्यक्ति सापेक्ष अवधिगम। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यह कहता है कि एट व्हाट एज इज इमोशनल इंटेंसिटी हाईएस्ट, कौन सी स्टेज पर इमोशनल इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब संवेगों की तीव्रता किस आयु में उत्पन्न होती है। तो जो संवेगों की मतलब इमोशन की जो इंटेंसिटी कब सबसे ज़्यादा होती है, तो आप देखेंगे कि चाइल्डहुड में होती है। तो चाइल्डहुड में तो सेंसरी होती है। चाइल्डहुड में कौन सी होती है, तो चाइल्डहुड में होती है आपकी सेंसरी। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसरी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, तो सेंसरी ज़्यादा होती है यहाँ पर। एडोलसेंट में इमोशनल ज़्यादा होती है। तो किस में होती है, एडोलसेंट्स में जो होती है आपकी किशोर अवस्था में इमोशनल इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अब ओल्ड एज का तो कोई मतलब है, नन ऑफ दिस भी हो नहीं सकता। तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अकॉर्डिंग टू द टर्म चाइल्ड विद IQ अबव 120, तो चाइल्ड विद IQ जो है यहाँ पर अब बात करी गई है कि चाइल्ड विद IQ अबव 120 आर। तो मनोवैज्ञानिक जो टर्मन जो हैं उन्होंने एक जो IQ का सिद्धांत जो दिया था, ठीक है, तो अधिक बुद्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा था, जिसने 120 से अधिक, मतलब जिसका 120 प्लस, ठीक है, 120 प्लस IQs वाले से ज़्यादा वाले जो बच्चे होंगे वो क्या नॉर्मल कहलाएंगे, नहीं। क्या वो फुलिश कहलाएंगे, तो नहीं, वो फुलिश भी नहीं कहलाएंगे। तो कहलाएंगे क्या, वो कहलाएंगे गिफ्टेड। तो वो क्या कहलाएंगे, गिफ्टेड। डी भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देख रखी होगी पहले, आप CDP की क्लास देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल पर। तो मैंने यहाँ पर ये IQ का फॉर्मूला भी बता रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उस क्लास को भी देखकर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है एक चेंज है बिहेवियर में जो कि एक्सपीरियंस से आता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, किसका कथन है। तो ऐसा किसका कहना है, तो ऐसा किसका कहना है हम लोग ये देखते हैं। तो ऐसा ये कहना जो है हमारे ऑप्शन नंबर, देखिए डी में ये बात, जो डी वाला ऑप्शन है आपका गेट्स। तो गेट्स ने ये कहा है लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर है, जो कि किससे, एक्सपीरियंस से क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, जिससे परिवर्तन किससे होता है, अनुभवों में व्यवहार द्वारा परिवर्तन होना किसने कहा गया है, तो गेट्स ने कहा था इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चाइल्ड साइकोलॉजी किस इम्पोर्टेंस टू, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है किसको इम्पोर्टेंस देती है, चाइल्ड साइकोलॉजी किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो चाइल्ड को ही तो देती है, ना कि पेरेंट्स, सोसाइटी, ना स्कूल। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, निरंतर विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट या हम कहेंगे निरंतर विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो वो है हरलॉक। ठीक है, किससे संबंधित है, हरलॉक से। ठीक है, तो इन्होंने ही स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया था अकॉर्डिंग टू हरलॉक। तो इस तरीके से स्टेजेस जो हैं दे रखी हैं। ठीक है, तो ये स्टेजेस दे रखी हैं। ठीक है, किसने दी हैं, हरलॉक ने दी थी। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब से होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब से होती है। तो आप लोग भी इसका आंसर दीजिए, अपने मन में इसका आंसर लगाइए, टिक करिए। ठीक है, या फिर अपने कहीं भी जहाँ आप अपने आंसर नोट कर रहे होंगे तो वो लगाते चलिएगा, कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए चेक करते चलिए। देखिए, तो इसका आंसर होगा बिफोर बर्थ, जन्म से पूर्व। बच्चे के जन्म से पूर्व ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Environment includes all external factors that influence an individual from the beginning of life. Who said this? तो वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं। बाह्य तत्व मतलब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो किसका कथन है ये, तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कथन दिया गया था आपके वुडवर्थ द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, वुडवर्थ द्वारा दिया गया था सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया गया था, एक बार फिर पढ़ लीजिए। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं। वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, उसमें सारी
सारे जो हैं बाहर तत्व मतलब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो ये ऐसा किसने कहा गया है, कहा था वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, द मेजर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। तो कौन से यहाँ पर मेजर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे के, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं, तो हम लोग देखेंगे। तो क्या ए वाला ऑप्शन डिपेंडेंस ऑन अदर, क्या वो दूसरों पर निर्भर रहता है, क्या बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है ऐसा, तो ये भी नहीं होगा। क्या ग्रुप फीलिंग या रिलीजियसिटी या सामूहिकता की भावना होगी उसके अंदर, या धार्मिकता की भावना होगी, या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव होगा। ठीक है, तो अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव होगा तो ये भी नहीं होगा। रिलीजियसिटी का कोई मतलब है यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे कि अपने जो क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देखोगे कि जो नहीं है ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा है वो आप पहले टिक करेंगे। तो ऐसे ही जो गलत है ऑप्शंस उनको क्रॉस करते जाइए, जो आपको लग रहा है उसको एंड में जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे ग्रुप फीलिंग यहाँ पर बचा, तो सामूहिकता की भावना जो होती है वही बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो एडोलसेंस में जो है इमोशनल डेवलपमेंट के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब किशोरावस्था में संवेदात्मक विकास का लक्षण क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं इनके ऑप्शंस। देखिए, एब्सेंस ऑफ इमोशंस, क्या इमोशंस नहीं होंगे, इमोशंस एडोलसेंस में या किशोर अवस्था में नहीं होंगे, या फिर कंप्लीट इमोशनल इमेच्योरिटी होगी, या कंप्लीट इमोशनल मैच्योरिटी हो आ जाएगी क्या, या ओनली 3 इमोशंस आर सीन, क्या 3 इमोशंस दिखेंगे या 24 इमोशंस दिखेंगे। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये होगी कि जो ऑप्शन गलत लग रहे हैं वो तो आप क्रॉस करिए। यहाँ पे कोई 3 इमोशन की कोई बात नहीं कही है, ना ही 24 इमोशंस की कोई बात कही गई है, मतलब इमोशन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो और कंप्लीट इमोशन मैच्योरिटी आ जाती है क्या, क्या किशोर अवस्था में कंप्लीट इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे के अंदर, तो नहीं, ये भी आंसर गलत हो गया। तो एब्सेंस ऑफ इमोशन मतलब उस समय एडोलसेंस में या किशोर अवस्था में एब्सेंस ऑफ इमोशन होता है। ठीक है, मतलब संवेगों का अभाव होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इमोशन इन एजुकेशन इज। तो एजुकेशन में इमोशंस का क्या रोल है, शिक्षा में संवेगों का महत्व, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो टिक लगाना है हमें। तो ऑप्शन ए कहता है हमारा, कहता है अफेक्ट द होल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ठीक है, या बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है इसका, किसका, इमोशंस का प्रभाव पड़ता है क्या बच्चों के व्यक्तित्व पर। और मेक द चाइल्ड संभल, क्या बालक को विनम्र बनाता है ये, क्या बालक को विनम्र बनाता है, या मेक द चाइल्ड रेसलर, तो रेसलर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्रॉस कर दीजिए देख कर ही। और यहाँ पे कह रहा है मेक द चाइल्ड एंग्री एंड फियरलेस, क्या इमोशंस बच्चों को क्या फियरलेस बना देते हैं या गुस्सैल बना देते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ये हम्बल बना देते हैं क्या, क्या हम्बल बना देते हैं बच्चों को, ये भी हो सकता है क्या। तो हम्बल का भी कोई मतलब नहीं, मतलब बच्चा विनम्र, इमोशन से कोई विनम्रता का या किसी चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। इफेक्ट द होल पर्सनैलिटी, इमोशन जो है बच्चे के पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, होल पर्सनैलिटी पर क्या डालते हैं, जो है क्या डालते हैं, आपके प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हु प्रपाउंडेड द थ्योरी, कौन सी थ्योरी, फील्ड थ्योरी। तो संगठनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो हैं आपके कुर्तलेविन, कौन है, कुर्तलेविन। ठीक है, ये बात भी आप अपनी नोट कर लेंगे, जिन्हें इसका आंसर नहीं पता था तो वो इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, अपना कहीं नोट कर लेंगे कुर्तलेविन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन अ लर्नर रीचेज अ स्टेज एंड प्रोग्रेस स्टॉप, एक लर्नर जो है जहाँ कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करते पहुँचता है और वहीं रुक जाता है, तो तो ये क्या कहलाता है, तो मेंटल ब्लॉक नहीं, एंथुसिज्म ब्लॉक तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर, फिजिकल एबिलिटी ब्लॉक तो ये भी नहीं होगा,
तो मैंने ये जो है CDP जो करवा रखी है मेरे चैनल पर, आप लोग वो जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने ये भी बढ़ा रखा है प्लेट्यू, तो आप उसको देख लीजिए जाकर, तो इसका आंसर आपको मिल जाता है। अगर इनने पढ़ रखा हुआ मेरी CDP क्लास को, तो प्लेट्यू इसका सही आंसर होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए इससे एक और क्वेश्चन आगे देखिए प्लेट्यू से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये प्लेट्यू इसका आंसर है 25 वाले क्वेश्चन का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, प्लेट्यू इज अ पीरियड ड्यूरिंग लर्निंग व्हेन नो प्रोग्रेस अकर्स। प्लेट्यू इज अ पीरियड, प्लेट्यू वो पीरियड है जो है, प्लेट्यू वो पीरियड है जहाँ पर व्हेन नो प्रोग्रेस अकर, जहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही होती है। तो सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता पठार है, और यह उस अवस्था को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो ऐसा किसने दिया था ये सिद्धांत? ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सिद्धांत आपके किसके द्वारा दिया गया बताइए? तो ये दिया गया आपके रॉस के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया गया है? रॉस के द्वारा, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे आप लोग, ये किसके द्वारा दिया गया था? रॉस के द्वारा। देखिए ये होता है लर्निंग प्लेट्यू, मैंने आपके लिए स्लाइड ये लगा दी थी। देखिए लर्निंग प्लेट्यू एक होता है इज अ लॉन्ग फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच इन द लर्निंग कर्व विच रिप्रेजेंट अ स्टेशनरी स्टेज। एक स्टेशनरी स्टेज आती है, ठीक है, वैन नो प्रोग्रेस इन लर्निंग इज रिकॉर्डेड, जहाँ पर कोई भी लर्निंग का, जैसे ये वाली जो स्टेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो है स्टेज है जहाँ पर स्टेशनरी स्टेज जो है, जहाँ पर लर्निंग जो है रुक गई है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि बच्चे की प्रशंसा या निंदा ऐसी प्रेरणाएं जो बालक की वृद्धि करती हैं। किस में वृद्धि करेंगी? क्या डिसिप्लिन में वृद्धि कर देंगी? क्या वो फिजिकल मोटिव्स में वृद्धि कर देंगी, या सब में कर देंगी? तो ना वो डिसिप्लिन में करेंगी, वो उसके सोशल मोटिव्स को बढ़ाएगी। किसको बढ़ाएंगी? सोशल मोटिव्स को, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू, इंटरेस्ट जो है या अभिरुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अभिरुचि का संबंध किससे है? इंस्टिंक्ट से है? क्या इंस्टिंक्ट से है, या मोटिवेशन से है, या अटेंशन से है, या फिर एनवायरनमेंट से? इनमें से किससे है? तो इंस्टिंक्ट का जो है रिलेशन इस सॉरी इंटरेस्ट का जो है रिलेशन किससे है? तो आप देखेंगे क्या बोलते हैं, हमारे इंटरेस्ट का रिलेशन किससे है? तो इंटरेस्ट का रिलेशन जो है इंस्टिंक्ट से है, सॉरी इंस्टिंक्ट कह रहा हूँ कि अटेंशन से है। किससे है? इंटरेस्ट का अटेंशन से है, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा आप, इंटरेस्ट का रिलेशन किससे? अटेंशन से है। मतलब बच्चा जब ध्यान देगा, जब बच्चा ध्यान देगा तभी तो जो है इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चे के अंदर, ठीक है। तो इंटरेस्ट का मोटिवे अटेंशन का दोनों का जो है रिलेशन होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेंसेशन, इसमें से संवेदन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो विजुअल सेंसेशन, ऑडिटरी सेंसेशन, या डिस्गस्ट सेंसेशन, या फिर टच सेंसेशन। मतलब दृष्टि संवेदना, ध्वनि संवेदना, घृणा संवेदना, या स्पर्श संवेदना। इनमें से कौन सा वाला आंसर होगा आपका? जो नहीं है, तो ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पर? घृणा संवेदना, ठीक है। डिस्गस्ट सेंसेशन इसका आंसर नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्या कहता है? परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग ऑब्जेक्ट एंड एक्सटर्नल इवेंट्स थ्रू द सेंसेशन। तो यहाँ पर दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, किसने दी थी ये डेफिनेशन? तो पहले हिंदी में पढ़ के मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से प्रदर्श और बाह्य घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? कह रहे हैं कि प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से, प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से मतलब अपनी सेंसेस से हम जो है प्रदर्श और बाहरी घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया जो है, ठीक है। तो उसे किसने दिया था? उस परिभाषा को किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो दिया था आपके वुडवर्थ ने। किसने दिया था? वुडवर्थ ने। अब जिन लोगों के 30 के 30 क्वेश्चन हुए हैं सही, तो उन लोग के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जिनके अगर नहीं हुए हैं तो वो मेरी सारे
जो मैं 10 प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, जिसमें से आज पहला दिन था, ये मेरे पहला प्रैक्टिस सेशन था सीडीपी का। तो वो लोग जो हैं पूरे 10 के 10 प्रैक्टिस सेशन देख कर जाएँ एग्ज़ाम से पहले, जिससे क्या रहेगा उनको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और हो सकता है आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से ही पूछे जाएँ। तो ये हो सकता ही नहीं वाली बात है, देखेंगे आप लोग कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपके साथ आपका जितना भी टॉपिक है सीडीपी का, मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका सब कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सारा कुछ जितना भी बचा है वो सब मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका, ठीक है। तो आप लोग चिंता ना करें, सब बस जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोग जो है, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है वो भी प्रेस कर ले, जिससे कि अभी जो नेक्स्ट वीडियोस वगैरह आएंगे आप लोगों को उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसको देख पाएँ, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।